हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमने पहले देखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले से लिखा हुआ है, प्रॉपर कोडिफाई है, स्ट्रक्चर्ड है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऐसा नहीं है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? वो होता है जिसको हम लोग आसानी से अमेंड ना कर सकें। अमेंड मतलब क्या होता है? बदलाव उसमें ना ला सकें, अच्छी चीज़ें या ख़राब चीज़ें उसमें से प्लस या माइनस ना कर सके, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? जो आसानी से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ब्लेंड है, मिक्सचर है दोनों का, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी। अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत थी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत थी। हमने देखा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। फेडरल वो होता है जिसमें दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग। इसमें क्या सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डबल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। हमने देखा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो कुछ लोगों ने बोला भैया यूनिटरी है, कुछ लोगों ने बोला फेडरल है, कुछ लोगों ने बोला क्वासी फेडरल है। फिर हम लोगों ने ये देखा था भैया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर ही क्या होते हैं। तो हमने बोला था मेन 5 फीचर होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होना चाहिए। ये 5 कंडीशन अगर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा कैसा होगा? फेडरल होगा। हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतनी बहस क्यों है? क्योंकि हमने देखा आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको कैसे बोल देंगे भैया ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्वासी फेडरल है, उसके जैसा है पर वो नहीं है, हमें वो चाहिए, उसके जैसा नहीं। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग बोलेंगे भैया यूनिटरी फीचर क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल तो समझ में आ गया, यूनिटरी फीचर क्या है एक एक करके समझते जा रहे हैं। पहला हमारा यूनिटरी फीचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। मैं पहले आपको सारे लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारा हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा यूनिटरी फीचर होता है हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। मैं सारे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक आराम से आहिस्ते आहिस्ते हम लोग समझेंगे। अगला होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। रिप्रेजेंटेशन, अगर राइटिंग या फिर कुछ कट रहा हो तो माफ़ करिएगा, सेटअप धीरे धीरे हमारा अपडेट होगा। फिर हमारा 5th जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। AIS मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज है, मेरी भावनाओं को समझना। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे आप अपने शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हो, इको फ्रेंडली। अगला हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल नंबर 3। इतने आपके काम के हैं, एक दो और हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। जो एक है चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल कि कंडीशन इन विच स्टेट सब्जेक्ट्स आर अंडर सेंट्रल कंट्रोल। अब ये क्या बोला है, आराम से एक करके समझेंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 7 है। पहले हम लोग पॉइंट उठा ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या होता है दोस्त? उसका नाम ही बता रहा है यूनियन। किसकी यूनियन होगी? दोस्तों की तो होगी नहीं, स्टेट की होगी। मतलब क्या, सारी स्टेट्स कैसे होंगी, मिलके एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है जी। तो इंडिया क्या है? अगर आप इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 ही देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट्स कैसी हैं, यूनियन ऑफ स्टेट है, सारी स्टेटें इकट्ठी होके आएंगे। अमेरिका में पता है क्या है, अमेरिका में US में क्या है, सारी स्टेट्स के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट रिटन दस्तावेजों पे हुआ है कि हम लोग मिलेंगे और मिलकर एक फेडरल बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे। इंडिया में क्या है, इंडिया में यूनियन है स्टेट्स का। स्टेट्स ने एक दूसरे के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं किया है। इंडिया के केस में वो सारी यूनियन इकट्ठी आई है और उन्होंने क्या बोला, हम लोग अपने देश को बनाएंगे, उस देश का क्या नाम होगा, इंडिया होगा। इसलिए इंडिया के यूनियन के बारे में ये बोला जाता है क्या, कि इट इज़ अ मैरिज विदाउट डिवोर्स। मतलब अंदर आ तो गए हो, बाहर नहीं जान देंगे तुम्हें, एक बार रेंज में आ जाओ बस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यूनियन ऑफ स्टेट हमारे आर्टिकल 1 में ही लिखा है ये बात। उसके बाद फिर हमने देखी USA में क्या है, स्टेट का कंट्रोल,
स्टेट के एक स्टेट कैसे हैं, एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, मैरिज विदाउट डावर्स। ये हमको समझना है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या, ठीक है सारी स्टेट मिलजुल के रहो भैया, किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर या फिर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। इंडिया में पता है क्या है, इंडिया में ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये जो सिस्टम आया है ये कनाडा से आया है। कनाडा से आया है ये वाला सिस्टम कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए स्टेट्स में। ये पता है गवर्नर क्या करता है, ये एजेंट की तरह काम करता है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्टेट में प्रेजेंट होता है और ये देखता है कि क्या स्टेट का जो फंक्शन है, स्टेट जो फंक्शन कर रही है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये गवर्नर का काम होता है। रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि, तो गवर्नर क्या है, ये हमने गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। अच्छा जी, कनाडा से लेने के बाद फिर ये क्या होता है, एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये क्या देखता है कि किसी भी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगला हमारा यूनिटरी फीचर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। जैसे नाम वैसा ही काम है भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन। अब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, सबको पता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर सारे स्टेट्स का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यूपी की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, यूपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। त्रिपुरा की लोएस्ट है, त्रिपुरा को एक सीट मिलेगी। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट भी हमको समझना है, जिससे क्या है ये सारे हमारे यूनिटरी फीचर चल रहे हैं कि ठीक है हम साथ साथ है वाला सीन चल रहा है। तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट देख लिया, फिर हमने गवर्नर का अपॉइंटमेंट देख लिया, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट देख लिया। अगला फोर्थ पॉइंट था हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है मैं आपको बताऊं। 3 सर्विसेज ऐसी मानी जाती हैं जिनको ऑल इंडिया कहा जाता है। 3 सर्विसेज, वो सर्विसेज होती है हमारी IAS, IPS एंड IFOS। IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। इनकी जो सिलेक्शन होता है वो सेंटर करता है और इनकी जो ड्यूटी होती है या फिर इनका जो अलॉटमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर अपॉइंट कर रहा है और अलॉट कहाँ हो रहे हैं, स्टेट में। अगला हमारा जो पॉइंट आता है 5वें नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, नाम बता रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप। कल ही हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है उसमें डुअल सिटीजनशिप होती है, यूनिटरी सिस्टम में सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या हो गया, वी आर सिटीजन ऑफ आवर मदरलैंड दैट इज इंडिया। सिंगल सिटीजनशिप इसका एक फीचर होता है। अगला जो आता है कोई पॉइंट नंबर 6, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई ऐसी इंडिया जो है, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि अगर इंडिया चाहे तो किसी भी विदेशी दूसरे देश को अपने देश के अंदर मिला सकता है। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अगर इंडिया चाहे तो किसी भी स्टेट की एरिया, नेम, बाउंड्री को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 2 और 3 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिया को स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए। अगर इंडिया चाहे तो किसी भी स्टेट की एरिया, नेम या बाउंड्री को कम या ज़्यादा कर सकता है। उसमें स्टेट की जो कंसेंट है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपके वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये भी हमारा क्या हो गया, इसका मतलब सेंटर का क्या है, कंट्रोल है। सेंटर जब चाहे तब स्टेट का नक्शा बदल सकता है।
और इसके लिए क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी मेजोरिटी अगला टॉपिक है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अगला हमारा पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन के भीतर हमारा सेंटर जो है वो कंट्रोल करेगा ओवर स्टेट। और कौन सी कंडीशन है, वो 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 249। दूसरी है आर्टिकल 250। अगली हो जाएगी हमारी आर्टिकल 250। फिर हम लोग का आता है आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 और अगला आता है हमारा आर्टिकल 356। मैं आपको इनकी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ये क्या है। आर्टिकल 249 ये है कि अगर कोई हमारा ऐसा मैटर आ गया जो कि कैसा है, नेशनल इंटरेस्ट का है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, नेशनल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी हो गई हमारी कंट्री की, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ये राज्यसभा लिखा है और ये रेजोल्यूशन, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी का। आप लोग समझ लो, लिखते तो आप लोग रहोगे। आर्टिकल 249 ये कहता है अगर कोई हमारा मैटर नेशनल इंटरेस्ट का आ गया, नेशनल ऐसा कोई मैटर है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से। और जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर जो मैटर होगा, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा वो कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, सेंटर के पास। वैसे स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा, स्टेट। लेकिन अगर राज्यसभा ने कह दिया नहीं भैया ये इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उसके ऊपर कौन कानून बना देगा, स्टेट नहीं बनाएगा, सेंटर बना देगा। ठीक है जी, तो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, स्टेट से सेंटर। आर्टिकल 250 ये कह देता है कि अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी है हमारी, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है आपको बताऊंगा इमरजेंसी चैप्टर में, आर्टिकल 252। नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट तो अपना काम करेगा ही, स्टेट असेंबली जो होंगी वो भी अपना काम करेगी, लेकिन स्टेट असेंबली के कोई के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। मतलब स्टेट लिस्ट जो है इस टाइम पर, जो स्टेट की जो लिस्ट होगी, जो स्टेट लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, रेजिडुअल लिस्ट होती है, ये आपको आगे बताऊंगा। स्टेट की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टेट की एक लिस्ट है कि स्टेट को क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टेट लिस्ट जो होती है वो स्टेट लिस्ट ना आके कंकरेंट लिस्ट बन जाती है। कंकरेंट क्या होता है, देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें बना दी गई थी, मैंने पहले बताया था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, आपको ये करना है, सेंटर को ये करना है, स्टेट को ये करना है। जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि डिवीजन ऑफ पावर ये होता है एक सिस्टम कि सेंटर को ये कुछ काम करने होंगे, स्टेट को कुछ ये काम करने होंगे। लेकिन अब नेशनल इमरजेंसी आ गई तो जो स्टेट लिस्ट है ना, ये स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून हो सकता है, लेकिन जो सेंटर के कानून होंगे वो कैसे होंगे, प्रिवेल करेंगे, मतलब वो कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे स्टेट के कानून से। तो 249 में क्या था, नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके वो सेंटर के पास चला जाएगा मैटर। 250 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट लिस्ट कैसी बन जाएगी, कंकरेंट लिस्ट बन जाएगी, और उसके ऊपर सेंटर कानून बना देगा जो कि कैसा करेगा, प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 252 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई ऐसे स्टेट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा किसी भी एक पार्टिकुलर मैटर के ऊपर हमसे कानून अब लॉ नहीं बन पा रहा, इसके मैटर के ऊपर अब लॉ कौन बनाए, पार्लियामेंट बनाए। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, कंट्रोल ले लेगा उस केवल और केवल उस मैटर के ऊपर जिस मैटर के ऊपर वो कानून नहीं बना पा रहे। वेरी इजी, समझ में आ गया। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इमरजेंसी, हम पे कानून नहीं बन रहा दादा, तुम बनाओ, कि ठीक है दादा आ गए। अब ये जो मैटर ले लेगा तो मैटर कितने दिनों तक इसके साथ रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब जब तक ही चाहे तब तक उसके ऊपर काम करता रहे। इसमें क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर तक ये लागू रहता है। ये 1 ईयर हो गया, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा। अच्छा 253 क्या है, आर्टिकल 253 ये कहता है कि मान लो इंडिया किसी इंटरनेशनल मीटिंग में गया
और इंटरनेशनल मीटिंग में ये निकल के आया बाहर कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट आया, इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में ये कहा गया कि इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने हैं, और जो स्टेप्स लेने हैं वो किसके ऊपर है, स्टेट मैटर के ऊपर है, जो कि किसके अंडर आते हैं, स्टेट के अंडर आते हैं। तो इंडिया जो है, जो इंडिया का सेंटर है, वो इन स्टेट के मैटर के ऊपर कानून बना देगा। वो जो कानून होंगे वो स्टेट के हाथ में नहीं होंगे, अब स्टेट के हाथ से जाकर वो सेंटर के हाथ में चले जाएंगे। मतलब इंटरनेशनल एजेंडा को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए सेंटर स्टेट के ऊपर कानून बना सकता है। बात खत्म। ठीक। 356 क्या है? 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। ये भी एक तरह की हमारी इमरजेंसी होती है, इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा देता है और खुद सेंटर के बिहाफ पर वहाँ पे रूल करने लगता है। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल में 2 कंडीशन बनती है, या तो स्टेट असेंबली में डिसॉल्व हो जाएगी या फिर वो सस्पेंड हो जाएगी। अगर डिसॉल्व हुई तो वापस चुनाव होगा, और सस्पेंड हुई तो कोई चुनाव वापस नहीं होगा। इस कंडीशन में या तो डिसॉल्व हो गई या नहीं डिसॉल्व हुई। आप लोग समझ लो, लिखा किताबों में भी है, अगर किताबों से समझ में आ जाता तो फिर क्या ही कहना था। अगर आप डिसॉल्व हो गई असेंबली हमारी तो री इलेक्शन होगा दोस्त, अगर नहीं डिसॉल्व हुई तो नहीं होगा री इलेक्शन। दोनों ही केसेस में जो हमारा सेंटर होगा ना, वो उनके ऊपर कानून बना देगा। पार्लियामेंट क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन पास करेगा, और रेजोल्यूशन पास करके क्या करेगा, वो उस स्टेट मैटर के ऊपर कानून बना देगा, और स्टेट के ऊपर किसका रूल होगा, पार्लियामेंट का होगा। तो हमने देखा सेंटर का कंट्रोल कब कब होगा, तो सेंटर का कंट्रोल होगा आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 356। 249 क्या होगा, नेशनल मैटर है, ठीक है भैया, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी और वो स्टेट का सब्जेक्ट किसके पास रहेगा, सेंटर के पास। 250 में क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी होगी तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट भी काम करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी काम करेगी, लेकिन स्टेट के जो मैटर होंगे वो किसके पास चले जाएंगे, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उस पर कानून बनेगा। 252 क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर कहती है कि भैया हमसे काम ना हो पा रहा इस मैटर के ऊपर, तो मैटर किसके पास चला जाएगा, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उस मैटर के ऊपर काम करेगा। 253 क्या है, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या मीटिंग होती है जिस मीटिंग में कोई सुझाव दिए जाते हैं और सुझाव को इंडिया पालन करता है, और पालन करते वक्त इस इंडिया जो है वो चाहे तो स्टेट के जो मैटर है उनके ऊपर सेंट्रल कंट्रोल हो सकता है। 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, या डिसॉल्व होगी या फिर नहीं डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होगा तो इलेक्शन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा इलेक्शन। इस पूरे में क्या होगा, पार्लियामेंट इनके ऊपर कानून बना सकता है। अगली वीडियो में हम लोग सेलिएंट फीचर्स को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।